नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जिस पेपर को सॉल्व करेंगे वो ईस्टर्न रेलवे के द्वारा आयोजित मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए ए डब्ल्यू ई सॉरी AWM और AME यानी कि असिस्टेंट मैकेनिकल असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर के जो ग्रुप बी के पोस्ट हैं 70% LEC कोटा के तहत आयोजित किए गए हैं। जो 24 जुलाई 2022 को किए गए हैं। इसके एक एक ही पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें 40 से 45 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड जो 30 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 40-45 के करीब होंगे। इसके बीच में हम एक दो क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सॉल्व करने लायक है और जो अ, दूसरे एग्जामों के लिए यूजफुल होंगे तो उनको सॉल्व करेंगे। इस पेपर को हमारे साथ जो शेयर किए हैं वो निर्मल प्रसाद जी हैं जो ईस्टर्न रेलवे जमालपुर में कार्यरत हैं। तो उनको बिग थैंक्स और आशा करते हैं कि इसी तरह वो और आप जो भी देख रहे हैं वो पेपर को शेयर करते रहेंगे हमारे साथ। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पेपर आपकी स्क्रीन पे है। 2 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स हैं और ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें दो पार्ट में बांटा गया है। भाग एक में यानी कि पार्ट ए में जो क्वेश्चन कंसिस्ट किए गए हैं, जो प्रश्न हैं वो 80 हैं, जहां उम्मीदवारों को 70 क्वेश्चन का उत्तर देना जरूरी है और 10 जो क्वेश्चन है वो आपके राजभाषा से रिलेटेड है। भाग बी में जो है वो 30 प्रश्न है जहां सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो पार्ट ए बी को देखेंगे। पार्ट ए में हम कोशिश करेंगे कि शुरू के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं जो राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसके बाद हम 80 के ऊपर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट पार्ट में और सॉल्व करते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 किस वर्ष संशोधित हुआ है? तो राजभाषा अधिनियम जो है वो 1963 जो है द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ये अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, ये है राजभाषा नियम जो 1976 है और इसका संशोधन 2 बार किया गया है, 1987 में और 2007 में किया गया है। ठीक है, तो राजभाषा अधिनियम 1963 काफी महत्वपूर्ण है। इसी से ही बाइलिंगुअल जो ये है उसको द्विभाषिता के जो स्थिति का सूत्रपात कहते हैं वो स्टार्ट किया गया था, क्योंकि सेक्शन 33 में जो 14 जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि संकल्प या रिजोल्यूशन, सामान्य आदेश यानी कि जनरल ऑर्डर्स, अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशन, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियां यानी कि प्रेस कॉमिक्स, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी गई अन्य रिपोर्ट और अन्य सरकारी कागज, पत्र, करार, एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, अनुज्ञप्ति, लाइसेंस या अनुज्ञा पत्र, परमिट्स, निविदा सूचना यानी कि टेंडर फॉर्म्स, इनके प्रारूप तथा आरक्षण चार्ट आदि जो हैं वो सेक्शन 33 के तहत बाइलिंगुअल होना जरूरी है। इसलिए इसे दुभाषिता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट जो राजभाषा नियम 1976 है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें नियम 5 जो है वो कहता है कि हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी एक दो और हैं जिसका हम जिक्र आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद जो है वो 343 3 से लेके 351 संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में है। ठीक है, 8वीं अनुसूची के भाग 17 में है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। भाषा प्रशिक्षण के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजभाषा अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है कि श्री गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा जो संविधान सभा में हिंदी की राजभाषा के संबंधी प्रस्ताव को रखा गया था, जिसे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रबल बहुमत से हिंदी को केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की थी और इसीलिए इस दिन को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है और 14 सितंबर ये सवाल लॉलीपॉप भी है और ये कई भी एग्जामों में इसी तरह सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं कि कब हिंदी दिवस मनाया जा रहा है।
चलिए, राजभाषा नियम के अनुसार पश्चिम बंगाल किस क्षेत्र में आता है? तो पश्चिम बंगाल ग क्षेत्र में आता है, और हिंदी भाषी क्षेत्र, और जो ये है उसके अंदर ये है। ठीक है। राजभाषा हिंदी की लिपि क्या होगी? तो राजभाषा की जो लिपि है, स्क्रिप्ट जो है, वो देवनागरी होगी। आर्टिकल 343 वन में इसके बारे में जिक्र किया गया है, और कहा गया है कि आर्टिकल 343 वन में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी, राजभाषा जो होगी हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो आर्टिकल 343 वन में ऐसा कहा गया है। ठीक है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कितने दस्तावेज आते हैं? तो ये 14 दस्तावेज आते हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर ही कर दिया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर पूछा जा रहा है। राजभाषा नियम के अनुसार भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? यानी कि हर 3 महीने में की जाती है। तो वर्ष में पूछ रहा है, हाँ वर्ष में पूछ रहा है, तो 3 4 12 यानी कि 4 बार आयोजित की जाएंगी। तो यही इसका सही आंसर है। ठीक है। BP pressure is working in a train is 0.05 प्लस माइनस 1 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। तो ये यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। लेकिन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 एंड 80 प्लस पे चलते हैं। हम लोग आ गए हैं 80 प्लस पे। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्म यूज फॉर सेंडिंग कॉन्डेम मटेरियल टू स्टोर? किस फर्म का उपयोग अनुपयोगी घोषित सामग्रियों को स्टोर भेजने के लिए किया जाता है? तो एक्चुअली इसके लिए S1539 किया जाता है। S1539 को इस्तेमाल किया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन कहीं कहीं ये पढ़ने में आता है कि ये भी एक इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो अपने विवेक से इसे काम लें। ठीक है। एक एक क्वेश्चन है ये एसएससी जो एनुअल एवरेज कंजम्पशन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ आइटम? तो स्टॉक आइटम से रिलेटेड इस है, क्योंकि उसकी स्टॉक आइटम की जो एनुअल कंजम्पशन है उसके आधार पर इसकी खरीदारी की जाती है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है कि हाउ मेनी स्टॉक एब्जॉर्बर आर प्रेजेंट इन ए फिएट बोगीज? तो ये 9 होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। चलिए आगे शुरू करते हैं 81 को क्वेश्चन को। इन विच मंथ फाइनल मॉडिफिकेशन ऑफ बजट इज प्रिपेयर्ड? तो पहले क्या है कि फाइनल मॉडिफिकेशन फरवरी मंथ में होता था, लेकिन ये मर्जर के बाद मेरे ख्याल से जो ऑप्शन आएगा वो जनवरी आएगा। ठीक है, तो यही सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फरवरी में नहीं दिया गया है और फरवरी में ही बजट को पेश किया जा रहा है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 82 को देखते हैं। अगेंस्ट विच डिमांड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ CNW इज बुक्ड? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है A4, B5, C6 और D7। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। CNW के रखरखाव का खर्चा डिमांड नंबर में बुक किया जाता है, तो डिमांड नंबर 6 में बुक किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि रेवेन्यू बजट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेन डिमांड्स? राजस्व बजट को कितनी मुख्य भागों में बांटा गया है? तो एक्चुअली ये 14 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से 14 ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वैल्यू इज केप्ट इन सिक्योरिटी डिपॉजिट? तो अभी कहीं कहीं 3% आता है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसे होल्ड पे डालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 होल्ड पे डालते हैं। चलिए, व्हाट आफ्टर व्हाट टेंडर वैल्यू प्राइस वेरिएशन क्लोज इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल? तो ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाला मुझे ध्यान नहीं है, तो आप इसका जवाब खुद से कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। प्लान हेड 42 इज अ पार्ट ऑफ विच बजट? तो प्लान हेड जो 42 है वो कैपिटल बजट है, यानी कि पूंजी बजट है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 कहता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम इज अंडर विच प्लान हेड? तो रोलिंग स्टॉक जो है वो मेरे ख्याल से 21 है। ठीक है,
MNP 41 है, और मेरे ख्याल से MNP, हाँ 41 है, और RSP जो होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम, वो 21 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिप्रिशिएटेड। तो लैंड का जो है ना वो डिप्रिशिएशन नहीं होता है, मूल्यह्रास बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका रेट हमेशा बढ़ता ही चला जाता है। बाकी मशीनरी प्लांट्स जब से घिसेंगे, व्हीकल्स घिसेंगे या फर्नीचर का हो, तो मूल्य उनका कम होता चला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड्स फंड्स फॉर। तो ये रिप्लेसमेंट के लिए है, एक इसके साथ कंटिन्यूएशन में आता है कि डिप्रिसिएशन प्रोवाइड्स फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। तो यही इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मूल्यह्रास किसके लिए निधि प्रदान करता है, तो प्रतिस्थापन के लिए मतलब आप कोई भी चीज़ वो हो जाएगा तो फिर आप उसको रिप्लेस ही करेंगे ना, तो इसलिए इसका ऐसा माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को हम देखते हैं, नॉन स्टॉक आइटम इज बुक्ड अगेंस्ट विच प्राइमरी यूनिट्स। तो नॉन स्टॉक जो है एक्चुअली ये प्लान यूनिट जो है, प्राइमरी यूनिट सॉरी बोलते हैं इसको, प्राइमरी यूनिट बोलते हैं, 28 के अंदर है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन डायरेक्ट परचेज है, क्योंकि नॉन स्टॉक डायरेक्ट परचेज से रिलेटेड है, तो ये इसका सही आंसर होगा। 27 में है आपका मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक आइटम। ठीक है, तो 27 है और ये डायरेक्ट परचेज है, तो हमारा आंसर 28 होगा। ठीक है, 32 में जो होता है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट जो होते हैं ना, प्राइम यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट वाले को पेमेंट जो करते हैं वो 32 में आता है। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर जो है नॉन स्टॉक मद किस प्राथमिक मद में वो किया जाता है, तो प्राइमरी यूनिट जो है उसका 28 है। क्वेश्चन नंबर 91 है, न्यू विल लेथ इज नॉर्मली परचेज्ड अगेंस्ट विच प्लानेट। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको MNP के बारे में, मशीनरी एंड प्लांट्स, तो मशीनरी एंड प्लांट का जो प्लान हेड है वो 41 है, और इसके लिए इसके साथ ही ये क्योंकि नॉन मूवेबल प्रोडक्ट है न्यू लेथ मशीन, आपको पता ही होगा लेथ मशीन के बारे में, सबको पता होगा, इवन यू आर वर्किंग इन रेलवे, तो ठीक है, तो ये नॉन मूवेबल आइटम है और इसके अंदर यही है इस्तेमाल किया जाता है। 42 के अंदर है वर्क्स प्रोग्राम फॉर वर्कशॉप एंड क्या बोलते हैं उसको, सेट्स के लिए। ठीक है, तो ये प्लान हेड इसके अंदर आता है। बाकी आपको पता ही है 53 जो है पैसेंजर एमिनिटीज एंड अदर रेलवे यूजर एमिनिटीज के लिए किया जाता है, और 64 जो है अदर स्पेसिफिक वर्क के लिए है, और 65 जो है वो आपको बताना है, क्योंकि मैं कई वीडियोस के अंदर इसके अंदर हमने बात की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि रिपेयर ऑफ मशीनरी एंड प्लांट इज बुक्ड अंडर विच एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो ई है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है ना, यही इसका सही आंसर होगा। एब्स्ट्रैक्ट ए में क्या है आपको मैं बता दूं कि जनरल सुपरिटेंडेंटेंस एंड सर्विसेज जो है ना उसको रखा गया है। ठीक है, और डी में है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वेगन्स है, CNW का। ठीक है, और एच में जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक ए फ्यूल इसके अंदर रखा गया है। और एक इम्पॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट जे, जिसे वेलफेयर स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटीज के लिए उसको ये किया जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट एन जो है वो सस्पेंस के लिए है। तो एक बार मैं आपके लिए शुरू से पढ़ देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट ए जो है वो जनरल सुपरिटेंडेंस एंड सर्विसेज के लिए है। एब्स्ट्रैक्ट बी है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे ऑन एंड वर्क्स है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट सी है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर है। एब्स्ट्रैक्ट डी है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वेगन्स है। एब्स्ट्रैक्ट ई है जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो हमारा आंसर है सी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एफ जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट है। एब्स्ट्रैक्ट से जी है ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रैफिक से रिलेटेड है। एब्स्ट्रैक्ट एच जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस फ्यूल से रिलेटेड है। एब्स्ट्रैक्ट जे है स्टाफ एंड वेलफेयर एमिनिटी से रिलेटेड है। एब्स्ट्रैक्ट के है मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंसेस है। एब्स्ट्रैक्ट एल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एब्स्ट्रैक्ट एल प्रोविडेंट फंड, पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट से है, और ये कई एग्जामों में आ चुका है। तो एब्स्ट्रैक्ट एल इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविडेंट फंड,
पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एम इज अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड एम, और एन जो है वो सस्पेंस से रिलेटेड है। तो ये मैंने आपके लिए पढ़ा, ये 13 एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिनके मेजर हेड और सब क्या बोल सकते हैं, सब मेजर हेड कह सकते हैं इनको। तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये रेवेन्यू से रिलेटेड मान के चलिए कि अगर इस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए तो रेवेन्यू से रिलेटेड है, ऐसा मुझे ध्यान है कि मैंने कहीं पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। मशीनरी और संयंत्र की मरम्मत किस एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत बुक की जाती है? तो एब्स्ट्रैक्ट ई के अंतर्गत बुक की जाती है। ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट को। ठीक है, अगर दूसरे एंगल से देखें, हाँ दूसरे एंगल से या तीसरे एंगल से भी देखें, क्योंकि रोलिंग स्टॉक के लिए एफ है। ठीक है, तो रोलिंग स्टॉक के लिए एफ है और एमएनपी के लिए ई है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए जोनल रेलवे और इंडियन रेलवे इज मेजर्ड बाय इंडिकेटिंग, तो उसके कैसे एक क्षेत्रीय रेलवे या भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति को किन सूचकों द्वारा मापा जाता है? तो ये एक्चुअली परिचालन अनुपात है, ऑपरेटिंग रेशियो के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ये जो परिचालन अनुपात है वो 96.98% है। कब के लिए आपको पता है? 2022-23 का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ये 2023 का एक्चुअली जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस वर्किंग एक्सपेंस टू ग्रॉस अर्निंग, इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। तो जितना कम होगा वो इसकी जो जिस सेक्टर के लिए ऑपरेटिंग रेशियो निकाली जा रही है उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, तो यही इसके अंदर ये है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। इन जोनल रेलवे द बजट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम विच मंथ? तो पहले किया जाता था अगस्त रिव्यू से, अगस्त रिव्यू एस्टिमेट जो किया जाता था तो वो वहाँ से किया जाता था। लेकिन अभी सिनेरियो बदल गया है, तो मेरा मानना है कि फाइनल मॉडिफिकेशन जनवरी में है और स्टार्टिंग जो है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, द कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स आर मेड अगेंस्ट विच प्राइमरी यूनिट्स? तो मैंने पहले ही बताया था प्राइमरी यूनिट्स 32 के तहत इनका पेमेंट किया जाता है। संविदात्मक भुगतान किस प्राथमिक इकाई के अंदर किया जाता है? तो प्राइमरी यूनिट 32 के अंतर्गत किया जाता है। प्राइमरी यूनिट 18 जो है वो ऑफिस एक्सपेंस के लिए है, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी यूनिट 18 जो है ऑफिस एक्सपेंस के लिए है। प्राइमरी यूनिट 27 जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक आइटम्स के लिए है। 28 को बताया था कि आपको डायरेक्ट परचेज के लिए है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज के लिए है। ठीक है, तो यही है। मैं एक बार से फिर से परिचालन अनुपात पर जाते हैं और से देखते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो इज इंडेक्स ऑफ जजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन रेलवे। यहाँ पे ये सेंटेंस आपको आएगा कभी और डैश रहेगा कि ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बात की जा रही है कि डैश इंडेक्स ऑफ जजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन रेलवे। तो ऑपरेटिंग रेशियो यू शुड बी चूज द ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। इन ए रेलवे वर्कशॉप व्हाट इज द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स परमिटेड इन ए वीक? तो वहाँ भी जो परमिशन है रेलवे कारखानों में एक सप्ताह में काम करने के लिए कितने अधिकतम घंटे हो सकते हैं? तो इसमें दो पार्ट में है। ठीक है, कुल मिला के जो है वो 48 घंटे का ही है और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आप समझो। ठीक है, इसमें कुछ 7.5 घंटे का 5 वर्किंग डेज है और 5.5 घंटे 7.5 घंटे का वर्किंग डेज 5 डेज, और जो 6 मतलब सैटरडे है वो 5.5 घंटे का है। तो ये कुल मिला के 48 घंटे हो जाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मुझे ध्यान एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर 7.5 को
5 से कर लो, ठीक है, और 5 एंड 30 मिनट्स को जो है वो प्लस कर लो, तो मेरे ख्याल से 48 आवर्स हो जाना चाहिए। 7 5 से 35 और 7 से 35, हाँ 48 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि इसी तरह का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप भी लगातार पढ़ते रहो, कहीं ना कुछ आपको आपके माइंड को क्लिक करेगा। तो ये इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को सॉल्व करते हैं। द टाइम ऑफिस इन ए वर्कशॉप इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफिसर। तो पूरा का पूरा जो वर्कशॉप है वो CWM के अंडर कंट्रोल में होता है, चीफ वर्क्स मैनेजर। लेकिन कहीं कहीं ये ऑफिसर के कंट्रोल में भी लोग कहते हैं, क्योंकि टाइम ऑफिस से ही लेके जो वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर होता है उससे टाइम ऑफिस से लेके ही उनके पेमेंट को वो जज करता है। तो लेकिन मेरा मानना है कि 97 का जो क्वेश्चन है ये ओपन तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये आंसर होगा। आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है। कार्यालय कारखाना के समय कार्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण किस अधिकारी के अधीन होता है, तो ये मुख्य कारखाना प्रबंधक होता है, उसके अधीन ही होता है, मेरा ऐसा मानना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है। अंडर व्हाट एज ए पर्सन इज नॉट परमिटेड टू वर्क इन ए फैक्ट्री। तो जो एक्चुअली बात है 15 ईयर के एज वाले लोगों को नहीं है परमिशन, ठीक है, इससे कम वाले एज के लोगों को परमिशन नहीं है। कहीं कहीं ऑप्शन ये भी दिखता है, लेकिन आप मेरी माने तो आपका ऑप्शन 15 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है। किस उम्र से कम व्यक्ति को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है, तो 15 साल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन हाँ पीरियड हाउ मच परसेंटेज ऑफ द बेसिक पे इज गिवन। तो 50% दिया जाता है। ठीक है। निलंबन के दौरान मूल वेतन का कितना प्रतिशत दिया जाता है, तो 50% दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ ए मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस ए रेलवे एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर ए पेंशन। तो 10 ईयर्स जो है वो मिनिमम है। ठीक है। न्यूनतम कितने वर्ष की निरंतर सेवा के बाद रेलवे कर्मचारी पेंशन पाने का हकदार है, तो 10 वर्ष। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 है। ए लेडीज रेलवे स्टाफ कैन अवेल हाउ मेनी डेज ऑफ मैटरनिटी लीव। तो 180 डेज। एक महिला रेल कर्मचारी 180 दिन के मातृत्व अवकाश ले सकती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 है। LP इज क्रेडिटेड इन लीव अकाउंट ऑफ रेलवे स्टाफ ऑफ व्हाट रेट पर मंथ। तो 2.5 डेज इज द राइट आंसर। 2.5 महीने 2.5 दिन के हिसाब से ये किया आता है, और टोटल 6 महीने के लिए 15 LP क्रेडिट होंगे। ठीक है, जो एडवांस में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 है। हाउ मेनी टाइम्स इन हिज हर सर्विस पीरियड ए रेलवे एम्प्लॉय कैन इन केस हिज हर लीव। तो लीव इनकेसमेंट एक्चुअली 10 डेज एट अ टाइम है, और इंटायर सर्विस इज 6 डेज। ठीक है। छुट्टी लेने के बाद कम से कम आपके अकाउंट में 30 दिन होने चाहिए, और 1/9/2008 से इसको दिया जा रहा है। ठीक है। इनके 2 साल के ब्लॉक हैं, और अभी जो ब्लॉक खत्म होगा वो सितंबर में 2022 वाला ब्लॉक खत्म होगा। ठीक है। तो आप भी अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है। व्हाट काइंड ए डिसिप्लिनरी एक्शन इज ए सस्पेंशन। निलंबन किस प्रकार का स्नात्मक कार्रवाई है। निलंबन नॉट ए पनिशमेंट। तो ये किसी प्रकार का जो सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी का एक सेंटेंस कहा जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन को चूज करेंगे। नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ए फीमेल एम्प्लॉय कैन बी गिवन अ चाइल्ड केयर लीव। तो 730 दिन तक मिल सकता है, और मिनिमम जो है वो 5 डेज, और ईयर में 3 टाइम्स। ठीक है। इवन फर्स्ट 365 डेज के लिए 100% पेमेंट मिलेगा, और नेक्स्ट 365 डेज के लिए 80% पेमेंट मिलेगा। ठीक है। एज वही है जो आपको पता है।
इनवैलिड जो या जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए किसी एज तक के सीसीएल को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उम्मीद। उम्मीद जो है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड है, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। तो इस ऑप्शन को अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 107 है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रंस मैक्सिमम ए रेलवे एम्प्लॉय कैन गेट रीएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी। तो ओनली अप टू द 2 चिल्ड्रन तक के लिए, दो जीवित बच्चों तक के लिए ही इसको ये किया गया है। एक रेलवे कर्मचारी को अधिकतम केवल 2 बच्चों तक के लिए ट्यूशन फीस प्राप्त है। ठीक है, चलिए हम लास्ट 3 क्वेश्चन पे आ गए हैं। What is the maximum number of LP for which encashment can be given at the time of retirement? तो जो मैक्सिमम है वो 300 डेज का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिन की औसत वेतन छुट्टी का नवीकरण किया जा सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 109 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट come within a category of a person eligible for compassionate appointment। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सन इन लो, डॉटर इन लो, सन और वाइफ, दामाद, बेटी, बेटा और पत्नी। तो दामाद जो है वो इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन ए, सन इन लो इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 पे आ गए हैं, सॉरी। वह कहता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सुटेबिलिटी अंडर मॉडिफाइड एमएससीपी। ठीक है। ऑप्शन ए है रिटन टेस्ट, जो कि नहीं है। वाइवा टेस्ट नहीं है। रिटन टेस्ट एंड वाइवा टेस्ट नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर्विस रिकॉर्ड एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और वर्किंग रिपोर्ट पे बेस्ड होगा एमएससीपी, और ये 6 पे कमीशन की देन है। ठीक है। 1/9/2008 से लागू है। 10 ईयर्स के सर्विस पे 3 टाइम्स इन्हें इंटायर सर्विस मिलेंगे। ठीक है। अगर आपने किसी प्रमोशन को लेने से मना किया है तो आपको नहीं दिया जाएगा। तो चलिए, हमने इस पेपर को सॉल्व किया। मुझे लगता है कि इसके टेक्निकल पार्ट को भी सॉल्व करना चाहिए, लेकिन मेरी इसमें महारत हासिल नहीं है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उसे सॉल्व करूँ। तो जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो खुद ही सॉल्व करें और इसे सर्कुलेट अपने बीच में करें, ताकि उनके नॉलेज को एनहांस हो सके। फिर भी एक राउंड मारते हैं, हम पीछे से चलते हैं और किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, हम पहले तो 80 तक चले जाते हैं। आ गए हैं 80 तक। चलिए, देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ टेंडर प्रोसेस इज नॉर्मली यूज्ड इन परचेज पीएससी आइटम। तो पीएससी आइटम होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, वो सिंगल टेंडर किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो सी है ये सही होगा, एकल निविदा किया जाता है। ठीक है। पीएससी आइटम की क्या कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरर है, उसको ही दिया जाता है, या उसके द्वारा जो ऑथराइज डीलर होते हैं उनको ही ये दिया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। सामग्री की कठोरता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ब्राइनेल का किया जाता है। ब्राइनेल का जो है ना, एक टेस्ट कटोरा गया था, ये जीरो जीरो से लेके 3000 तक के हार्डनेस को टेस्ट करती है। ठीक है। और हाँ, इतना ही मुझे पता है, और तो मुझे ध्यान नहीं है इसके बारे में। तो यही है, हार्डनेस स्केल एक होता है जिसके रेंज होते हैं, तो 0 टू 3000 के बीच का इसको किया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है, आफ्टर इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन इन कोचिंग स्ट्रोक व्हाट टाइप्स ऑफ बुशेस आर बीइंग यूज्ड फॉर ब्रेक गियर कंपोनेंट। तो ये नाइलॉन 60 जो है, 66 सॉरी, इसका इस्तेमाल अब किया जाना शुरू किया है। ठीक है। चलिए,
एक एमआईजी है, एमआईजी होता है मेटल इंसर्ट गैस, ठीक है। एमआईजी में देखिए ये कह रहा है कि एमआईजी वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो एक्चुअली ये आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी प्रयोग चालू हुआ है। तो मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कहाँ पढ़ा है, पर ऐसा किया ही जा रहा है। तो विच गैस इज यूज्ड इन एमआईजी वेल्डिंग, तो आर्गन होगा, ए आर उसका ये है। लेकिन अगर आपको दिखे तो आप इसको भी ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि देखो ये इस सेट के अंदर मुझे दो तीन क्वेश्चन जो लगे हैं काफ़ी नियर टू आंसर हैं, तो एग्जैक्ट मुझे बताना ही थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो वो मैं नहीं बता सकता, चलिए। और किस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ फुल फॉर्म हो तो उसको कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है लेकिन एग्जैक्ट ध्यान नहीं, तो चलो इसको डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, मेरा मानना है। काफ़ी अच्छे हैं क्वेश्चन। जिन्होंने मेहनत की है इस क्वेश्चन को इजीली वो ये कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पीएमई है, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो आपको पता ही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 45 टू 55 जो है 4 ईयर्स है, और 55 बाद जो है वो ईयरली होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर है। एक ये क्वेश्चन है, PEASD, तो ये है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यही सही है। बाकी एक और देख सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRP। FRP जो होता है फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक होता है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरा है पेंटिकार का ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है, तो एक्चुअली इसका WCB होता है। ये कमर्शियल में भी किसी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। पहले मैं PC मारता था, पेंटिकार मारता था, तो मुझे भी नॉलेज नहीं था उस वक्त, ठीक है। LHB कोच में किस प्रकार के एक्सल बेरिंग लगे होते हैं, तो ये एक्चुअली CTRB होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हमने सॉल्व कर डाला। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और फिर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और देखते हैं, और एक दिन बनाते हैं थैंक गॉड थर्सडे, ठीक है। तो उस दिन हम एक अच्छे पेपर को सॉल्व करेंगे, और एक एप्लीकेशन नहीं जारी करेंगे, हम जारी करेंगे एक पेपर और उसका रिव्यू, कि हम उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं वेलफेयर एग्जामिनेशन को। तो थैंक गॉड थर्सडे में मिलते हैं, चलिए, बाय। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकता है तो उसके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर इस नए चैनल पे आए हैं तो, पहली बार आए हैं तो। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल पे आते रहें। थैंक यू सो मच।